आपको बुलाने का इस प्लेटफॉर्म पे क्या पर्पस था हमारा, और हमने आपको क्यों बुलाया आज। क्योंकि ये पैंडेमिक चल रहा है और पैंडेमिक कब तक है अभी कुछ श्योर नहीं है, लेकिन इतना तो श्योर है कि वैक्सीन बन चुका है। जो लोग 2022 में एग्जाम देने वाले हैं, जो लोग 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, 2021 में भी जो लोग एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए खुशखबरी ये है कि अभी तक तो नोटिफिकेशन बहुत सारे स्टेट्स के आए नहीं है, लेकिन आने वाले एक साल के अंदर बहुत सारा, जैसे पिछले साल आपको याद होगा 2018-17 में बहुत वैकेंसी आई, 18 में बहुत वैकेंसी आई और नंबर ऑफ जजेस बहुत बने। 600 वैकेंसी कहीं आ रही है, कहीं 700 वैकेंसी आ रही है, कहीं 500 वैकेंसी आ रही है। और आपने देखा होगा कि आपके सीनियर्स, आपके जानने वाले, आपके नोन बहुत सारे लोगों ने जुडिशियल सर्विस एग्जाम क्वालिफाई किया। कई बार आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि अरे यार, इनको तो मैं जानती थी, ये तो अप टू द मार्क नहीं थे, फिर भी इनका कैसे सिलेक्शन हो गया। कई बार मन में क्यूरियोसिटी आती है जानने की कि इनका कैसे हुआ सिलेक्शन, और हम तो इनसे अच्छे हैं, हमारा तो ग्रेजुएशन में भी बहुत अच्छा फोकस रहा है, या हमारा एलएलबी में भी बहुत अच्छा फोकस रहा है, तो हमारा भी होने के चांसेस हो सकता है कि मेरा भी हो जाए। हमारा मतलब हम 2 से 3 लोग जो फ्रेंड्स होते हैं अक्सर ये बातें करते हैं। एक बात तो बहुत क्लियर है, मैं आपको बता दूं कि जुडिशरी एग्जाम जो है पर से ये इजीएस्ट एग्जाम है। व्हेन यू कंपेयर इट विद सम अदर एग्जाम, जस्ट लाइक यूपीएससी का अगर आप कंपैरिजन करेंगे इससे, तो ये वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम है, क्योंकि आपको इसमें पता है कि आपको क्या पढ़ना है। व्हेन यू नो दैट व्हाट यू हैव टू स्टडी, थिंग्स बिकम इजी। चीजें आसान हो जाती है जैसे ही आपको ये मालूम चलता है कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे कोई बता दे। राइट। अब आप अपने लॉ स्कूल में लगभग सब कुछ पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप सारा सिलेबस पढ़ते हैं। जो लोग 5 इयर्स लॉ करते हैं, लगभग वो जब अपने 3rd ईयर में होते हैं तब तक वो सभी कुछ मेजर सिलेबस पढ़ लेते हैं जो जुडिशरी का सिलेबस होता है। जो 3 इयर्स एलएलबी कर रहे हैं वो अपने 2nd ईयर तक सब कुछ पढ़ लेते हैं जो कि आपके जुडिशरी में होता है। मेजरली वो 1st ईयर में ही सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम राइट टाइम क्या है प्रिपरेशन का, हमें कब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। देखिए, राइट टाइम जब आपने डिसाइड कर लिया तभी वही राइट टाइम है। जिस समय आपने ये मन बना लिया कि आपको एग्जाम देना है और आपको जुडिशियल ऑफिसर बनना है, क्योंकि जिस दिन आपने ये मोटिव फॉर्म कर लिया कि आपको जुडिशियल ऑफिसर बनना है, तो और आप उस मोटिव को फुलफिल करने के लिए कोई कंडक्ट करते हैं, तो ये साफ बताता है कि आपने अपना पूरा मन बना लिया है कि यू हैव टू बिकम अ जुडिशियल ऑफिसर। Nobody can stop you from doing that. अब नाउ द पॉइंट इज दैट कि आपने मान लीजिए 2nd ईयर में स्टार्ट करने का सोचा कि मुझे 2nd ईयर में स्टार्ट करना है, मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, मुझे कैसे पढ़ना है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये प्रिपरेशन है हमारी, ये पूरी जो जर्नी है प्रिपरेशन की, इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये जानना है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बहुत ऐसी चीजें पढ़ लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है, और बाद में पता चलता है कि इसमें से तो एग्जाम में कुछ आया ही नहीं। क्योंकि एग्जाम का अप्रोच बहुत अलग होता है, हर एग्जाम का अप्रोच अलग होता है। जैसे अगर मान लीजिए आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको पंजाबी आता होगा, तो वो पंजाब जुडिशरी को फोकस कर रहे होंगे। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि स्टूडेंट जो है हिंदी स्पीकिंग बेल्ट के स्टूडेंट, हिंदी स्पीकिंग बेल्ट का जो एरिया होता है वहां पे फोकस करते हैं, जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है हमारे। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हर स्टेट की अपनी अलग रिक्वायरमेंट है। अगर हम बात करें, हमारा स्टेट 2 भागों में डिवाइडेड है। स्टेट जो है ना हमारे 2 भागों में डिवाइडेड है। बेसिकली थ्योरेटिकल स्टेट एंड अप्लाइड। थ्योरेटिकल एंड अप्लाइड 2 अप्रोच है हमारा स्टेट में क्वेश्चन पूछने का। जो हमारा थ्योरेटिकल अप्रोच होता है वो होता है कि डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। जस्ट टेक एग्जांपल दैट इफ यू आर स्टडीइंग सीआरपीसी, देन दे विल आस्क दैट व्हाट इज एन एफआईआर एंड व्हाट इज इट्स एविडेंशियरी वैल्यू, राइट, एक्सप्लेन इट। दिस इज अ थ्योरेटिकल स्टेट। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं कि आपको एफआईआर से रिलेटेड एक सिचुएशन दी जाएगी, एक केस लॉ दिया जाएगा, उसके बेसिस पे आपसे सवाल पूछा जाएगा। लेकिन उसके लिए भी ये जरूरी है कि आपको वो फैक्ट थ्योरी पता होनी चाहिए। तो जो आपका अप्रोच होता है पढ़ाई का वो इस हिसाब से होता है कि आपको थ्योरी प्लस अप्लाइड दोनों ही अप्रोच का पता होना चाहिए। हमारा जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, हम कुछ इस हिसाब से अपने सिलेबस को, अपने टीचिंग मेथोडोलॉजी को डिजाइन करके रखें कि हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी के साथ, और हम एक स्टूडेंट को उस अप्रोच तक लेके जाते हैं कि वो कोई भी स्टेट का एग्जाम हो बिल्कुल आसानी से क्लियर कर सकता है। जैसे अगर हम बात करें यूपी की, बिहार की, छत्तीसगढ़ की, झारखंड की, राजस्थान की, एमपी की, ये सब टोटली थ्योरेटिकल स्टेट है। बिल्कुल थ्योरी वाले क्वेश्चंस आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। उन स्टेट्स की अपनी अलग रिक्वायरमेंट है, उनकी अपनी पिक्यूलर रिक्वायरमेंट है आंसर की।
उनका वो चीज उनको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इन स्टेट्स में बेयर एक्ट नहीं मिलते आपको आंसर लिखने के लिए मेंस में। कुछ स्टेट जो एनालिटिकल अप्रोच है, जो अप्लाइड अप्रोच के साथ चलते हैं, वहां पे थ्योरी प्लस अप्लाइड दोनों का अपना अलग रिक्वायरमेंट है। तो हमारी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, हम कुछ इस हिसाब से स्टार्ट करते हैं कि हम थ्योरेटिकल अप्रोच से स्टार्ट करके स्टूडेंट को अप्लाइड अप्रोच तक लेके जाते हैं। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पूरे टीचिंग का, पूरा इंपॉर्टेंट मेथोडोलॉजी है टीचिंग का। जुडिशरी के एग्जाम में लॉ के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो डिसाइसिव होती हैं। लॉ तो सभी लोग अच्छा पढ़ते हैं, जनरली ये स्टूडेंट्स कई बार सवाल करते हैं कि मैम कितना टाइम किस पोर्शन को देना चाहिए, कौन सा सही समय है स्टार्ट करने के लिए। तो मैं आपको एग्जैक्टली बता दूं कि हर पोर्शन को आपको इक्वल टाइम देना है, चाहे वो लॉ का पेपर हो गया, चाहे वो जनरल, जिस स्टेट में जनरल स्टडीज आता है वहां पे जनरल स्टडीज को भी आप बिल्कुल इंपॉर्टेंस शुरू से ही देंगे। क्योंकि एग्जाम आने के बाद आपको लगता है कि आप 200 नंबर के पेपर के लिए आप महीना भर में पढ़ लेंगे, संभव नहीं है। क्योंकि लॉ में तो हमें स्टार्टिंग से ही बहुत इंटरेस्ट होता है, हम शुरू से कॉलेज में भी पढ़ते हैं तो हम उसको बहुत टाइम दे देते हैं। लेकिन जनरल स्टडीज के पेपर को हम टाइम नहीं देते, हमारा ये अप्रोच नहीं होता। हम यहाँ भी अगर आपको पढ़ाते हैं तो हम आपकी ऐसी क्लासेस डिजाइन करते हैं कि महीने में आपकी 4 से 5 हम जनरल स्टडीज की भी क्लासेस लगाते हैं, जिससे कि आप जनरल स्टडीज की तरफ भी आपका इंक्लिनेशन रहेगा, राइट, उसकी तरफ भी आपका इंक्लिनेशन रहेगा। तीसरी बात, इंपॉर्टेंट पेपर आपका आता है लैंग्वेज का पेपर। लैंग्वेज का पेपर बहुत डिसाइसिव होता है सिलेक्शन में, बहुत डिसाइसिव होता है, क्योंकि वो बहुत आपको ऊपर लेके जा सकता है, आपको नीचे लेके आ सकता है। लैंग्वेज के पेपर में आपके पास ऑप्शंस होता है कि आप क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ऐसे पढ़ना होता है, ऐसे के साथ आपको प्रेसी राइटिंग पढ़ना होता है, आपको ट्रांसलेशन पढ़ना होता है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके सिलेक्शन का। और जो स्टूडेंट लैंग्वेज में अच्छा कर लेता है और लॉ में एवरेज कर लेता है, उसके सिलेक्शन के भी ज्यादा चांसेस होते हैं। आपको इग्नोर नहीं करना कि नहीं एग्जाम से 8 दिन पहले मैं 8-10 ऐसे पिक करूंगा, कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे, कुछ लीगल इश्यूज पे, या कुछ ऐसा इशू जो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ में, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर जस्टिस, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कहीं ना कहीं घूम फिर के आता रहता है, तो मेरा ऐसे निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको ऐसे की भी तैयारी स्टार्टिंग से ही करनी होगी। आपको अपना ये अप्रोच रखना होगा कि हफ्ते में एक दिन आपको ऐसे को देना है। जो पूरे हफ्ते आपने पढ़ाई करी, जो पूरे हफ्ते आपने प्रतियोगिता दर्पण पढ़ा, आपने क्रॉनिकल पढ़ा, कोई भी मैगजीन पढ़ी या हमारी मैगजीन पढ़ी जो हम आपको कोचिंग से प्रोवाइड करते हैं, आपको एट द एंड ऑफ द मंथ किसी एक टॉपिक पे ऐसे लिखना है। क्योंकि हमारे टीचर्स आपको हफ्ते में एक दिन क्लास लेते हैं या 15 दिन पे एक दिन ऐसे की क्लास लेते हैं, और फिर आपको बताते हैं कि आप ऐसे लिखिए। क्योंकि आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, और रसरी आवत जात से सिर पे पड़त निशान। अगर आप स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करते हो, फ्रॉम द वेरी डेट ऑफ योर प्रिपरेशन, इन चीजों को आप फोकस रखते हो, तो ये मान लीजिए कि आप सिलेक्शन के बहुत करीब हो। और आप ये अपने आप को प्रिज्यूम करिए कि आप एक जुडिशियल ऑफिसर हैं, और आप जब ये प्रिज्यूम करेंगे कि आप एक जुडिशियल ऑफिसर है, तो सारी टेंडेंसी भी आपके अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि एग्जाम की प्रिपरेशन, प्री, मेंस, इंटरव्यू, 3 फेजेस हैं। बहुत डिफिकल्ट होता है हर फेज। देखिए, बिलीव मी, कोई फेज डिफिकल्ट नहीं है। पीटी का अपना बिल्कुल अलग अप्रोच है पढ़ने का, मेंस का अपना अलग अप्रोच है पढ़ने का, और इंटरव्यू आपका एकदम डिफरेंट अप्रोच है। हमारा जो पूरा स्टडी कराने का स्टूडेंट का अप्रोच होता है, हमारे पास जो भी कोई टीम है हमारा, चाहे वो रिसर्च सेक्शन है, चाहे वो मैगजीन सेक्शन वाले हैं, या जो लोग केस स्टडी प्रिपेयर करते हैं, ये सारे हम लोग सीएलसीएंस हैं। हम लोग सब लोग सीएलसी से पास आउट है, दैट इज कैंपस लॉ सेंटर, फैकल्टी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। हम लोग बहुत वही प्रिपेयर करते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने एग्जाम में रियल थ्रिल ले रखा है, रियल एक्सपीरियंस कर रखा है एग्जाम को, कि एग्जाम में हमको कैसे अपीयर होना है, हमें कितना लिखना है, हमें क्या लिखना है, हमें कितने बेस आंसर सम अप करना है। आप ये जान लीजिए, अगर आपने हर टॉपिक पे 10-10, 15-15 लाइन प्रिपेयर कर लिया है, तो आप वहां एग्जाम में जाके 5 लाइन लिख पाएंगे। क्योंकि मेंस के टाइम पे इतना प्रेशर होता है कि आप आंसर नहीं लिख पाते हैं। तो आपको क्रिस्प बनाना है, आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है। आपको 20 नंबर में कितना लिखना है, 10 नंबर में कितना लिखना है, 5 नंबर में कितना लिखना है, ये सारी प्रैक्टिस आपको हम कराते हैं पूरा आपकी पूरी प्रिपरेशन के दौरान। जो हमारा टीचिंग पैटर्न है वो 2 तरह से है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन उम्मीद है कि जनवरी से ऑफलाइन हो जाएगा या फरवरी से, लेकिन अभी हमारा ऑनलाइन है। ऑनलाइन में हम आपको लाइव क्लासेस देते हैं। हम रिकॉर्डिंग क्लासेस में ज्यादा बिलीव नहीं करते, क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लासेस में हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। लाइव क्लासेस में आपके पास ऑप्शन है, एक चैट बॉक्स है, और चैट बॉक्स से आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब दे सकते हैं। एटलीस्ट आपको फील होगा कि आपका टीचर आपके सामने है। आशा करते हैं कि आपको ये स्टार्टिंग का जो पैटर्न है टीचिंग का, और ये सारा चीज आपको समझ में आया हो। हम आपको सारा मटेरियल देते हैं ऑफलाइन, मतलब हार्ड कॉपी में, पीडीएफ, सारे केस लॉज, इंपॉर्टेंट, रीसेंट, लैंडमार्क,
पूरा इंग्लिश का मटेरियल, ट्रांसलेशन, मंथली मैगजीन, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग वी गिव टू यू। नाउ पॉइंट इज दैट कि पढ़ना क्या है, ये सबसे जरूरी है, और कैसे पढ़ना है। दिस इज समथिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट। आज मैं आपको जो पढ़ाने वाले हूं, अभी आपने न्यूज में बहुत सुना होगा, कंगना रनावत के बहुत सारे केसेस सुने होंगे। कंगना रनावत को बॉम्बे हाई कोर्ट से इंटरिम रिलीव मिल गया अरेस्ट से अंडर सेक्शन 124A सेडिशन। कंगना रनावत को रिलीव मिल गया, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो डिमोलिशन किया था उससे उसको रिलीव मिल गया। ऐसा आपने अभी न्यूज में काफी सुना होगा। तो अभी हमें जानना है कि ये रिलीफ हाईकोर्ट पे कंगना, हाईकोर्ट से रिलीफ की क्या जरूरत है और क्या ऐसे पावर सिर्फ हाईकोर्ट को दिए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे प्रोविजंस कहाँ दिए हुए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। देखिए, ध्यान दीजिएगा, दो बातों का बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देना। आज इन सब प्रोसीजर को पढ़ने के लिए हमें जानना है कि ये कहाँ पे ऐसे प्रोविजन दिए हुए हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट CRPC, विच इज कॉल्ड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973. There is always a jurisprudence behind every subject, and that is also the jurisprudence of CRPC. What is the jurisprudence of CRPC? The jurisprudence of CRPC is balance between the social justice and the individual justice. What is the individual justice and the social justice? It is also a matter of concern for a new student. CRPC क्या काम करता है? CRPC का जो बेसिक पर्पस है इज द कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस कलेक्ट करता है, क्योंकि IPC तो आपका सब्सटेंटिव लॉ है, वो आपको बताता है कि ये एक्ट और ये ओमिशन आपका पनिशेबल है, राइट? ये आपको राइट्स एंड ड्यूटीज बताता है, राइट एंड पनिशमेंट बताता है। वो मोशन में कैसे आता है, वो प्रोसीजरल लॉज को मोशन में लेके आता है। और हमारे देश का जो प्रोसीजरल लॉ है दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। दिस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज बेसिकली the purpose of the criminal procedure code. What does the criminal procedure code do? It helps in collection of evidences, initiations of proceeding, initiation of inquiry proceedings, and the subsequent proceeding in a case. किसी केस में कितना एविडेंसेस होंगे, कहाँ इसकी इंक्वायरी चलेगी, कैसे ट्रायल होगा, ये सारी प्रोसीडिंग कहाँ पे दी हुई है? CRPC में दी हुई है। और CRPC क्या करता है? इफेक्टिव मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। CRPC provides the effective mechanism for the dispensation of the criminal justice system. It provides the effective mechanism for the dispensation of the effective criminal justice system. And how the one justice system will be effective? This is also very very important. एक सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इफेक्टिव कैसे होगा? हमारे देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इफेक्टिव कैसे होगा? क्योंकि आपको पता है जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होता है वो दैट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज। जो क्योंकि क्राइम जो होता है वो रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी होता है, ये पब्लिक रॉन्ग है, ठीक है? तो जब भी कोई क्राइम होता है इससे पूरी सोसाइटी अफेक्ट होती है। एंटायर सोसाइटी एज अ मैटर ऑफ कंसर्न गेट अफेक्टेड बाय एनी क्रिमिनल लॉ और एनी क्राइम, राइट? अब नाउ एट द सेम टाइम ऐसा लॉ हम नहीं बना सकते, ऐसा लेजिस्लेचर कोई लॉ नहीं बना सकता जो सिर्फ सोसाइटी के बारे में ध्यान रखे या सिर्फ समाज के बारे में सोचे, वो अक्यूज के बारे में ना सोचे, क्योंकि अक्यूज को भी हमें देखना है, उसके राइट्स को भी बैलेंस करना है। तो सोशल जस्टिस कहता है कि समाज के राइट्स को आपको बैलेंस करना है, इंडिविजुअल जस्टिस कहता है कि अक्यूज के भी अधिकारों को हमें बैलेंस करना है। आप अक्यूज के राइट्स को भी डिनाई नहीं कर सकते। तो एक अच्छा क्रिमिनल सिस्टम कैसे होगा? जो दोनों के अधिकार को बैलेंस करेगा, और CRPC ऐसा ही काम करता है। 1973 में जब CRPC बना 1973 में और एनफोर्समेंट उसका 1974 में हुआ, उससे पहले आपने देखा होगा 1973 में एक केस आया था। इस केस का नाम था हिज हॉलीनेस गलपत्रु केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। हिज हॉलीनेस गलपत्रु केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये बड़ा फेमस केस है, आप लोग केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के नाम से जानते हैं। 1973 जब ये केस आया तो उससे पहले पुराना वाला CRPC था हमारे पास, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संविधान के जो कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं विच कैन नॉट बी वायलेटेड इन एनी सर्कमस्टांसेस, देयर आर एसेंशियल फीचर इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन नॉट बी वायलेटेड इन द any of the circumstances. That is the principle of natural justice, principle of dignity of human life, that cannot be derogated in any circumstances. जैसे ही ये जजमेंट आया, नया CRPC आया, और नया CRPC was made in the line of the essence of the constitution.
What is in essence? The greater safeguards were given to the accused, balancing of rights were there in the CRPC. So after this judgment, the one more judgment came with the name of Menaka Gandhi versus Union of India. And this judgment was passed by the PN Bhagwati with the 7 judge benches, 7 जजों का बेंच था, और इसमें कहा गया कि whatever is a procedure given under Article 21, right? Article 21 में right to life and personal liberty can be taken by procedure established by the law. And whatever the procedure any law is adopting, that has to be fair, reasonable, right? And the just. And the CRPC has come up with such procedure which is just, fair and the reasonable. राइट सो द एंटायर सीआरपीसी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आप देख रहे होंगे, जिस समय संविधान आया था उस समय ग्रेटर प्रोमिसेस क्या थे, ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, सोशल जस्टिस था, सामाजिक सुरक्षा था, सबको सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी चाहिए था, क्योंकि पीपल ऑफ इंडिया वर जस्ट फ्री फ्रॉम द पॉलिटिकल सप्रेशन. अब आपको एक ऐसा संविधान बना देते जिसमें कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, जिसमें कि आप अमेंडमेंट्स नहीं कर पाते, तो आज हमारे पास जो संविधान है उस रूप में संविधान नहीं होता. उसी तरह से सीआरपीसी है. सीआरपीसी अपने अमेंडमेंट्स के थ्रू, अपने जजमेंट्स के थ्रू इवॉल्व कर रहा है, और हम जब भी इवॉल्व करते हैं हम बेटर तरीके से इवॉल्व करके आते हैं, हम बेटर तरीके से इवॉल्व करके आते हैं. आपने देखा होगा डीके बासु का जजमेंट आया, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, तो हमें अक्यूज के लिए कुछ बेटर राइट्स मिले. उसके बाद हमारे पास अभी देखा आपने निर्भया केस के बाद जो अमेंडमेंट्स हुए 2013 में, हमें और बेटर कुछ विक्टिम के लिए अधिकार मिले. तो हम स्टैटिक नहीं हो सकते, हमें इवॉल्व करना है, और जब हम इवोल्यूशन होता है तो कुछ बेहतर निखर के आता है. वैसा ही हमारा सीआरपीसी है, ये बैलेंस करता है सोशल जस्टिस और इंडिविजुअल जस्टिस को. उम्मीद करते हैं आपके पास सीआरपीसी होगा, क्लास में जो लोग भी हैं. सीआरपीसी है क्या आप लोगों के पास अभी? सीआरपीसी है आप लोगों के पास? इन क्लास डू यू हैव सीआरपीसी? क्लास डू यू हैव सीआरपीसी? यस, ओके. अभी मैंने आपको जैसा कि बताया था कि आप कंगना रनावत इन दिनों बहुत न्यूज में थी, उनका सेडिशन के जो चार्जेस उनके ऊपर लगे हुए थे, जो ट्विटर अकाउंट से वो डेरोगेटरी या कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए कम्युनल ट्वीट कर रही थी, जिसके कारण से उनकी बहन की रंगोली चंडेल का ऑलरेडी अकाउंट जो है सस्पेंड कर दिया गया था, ट्विटर अकाउंट. और अभी कंगना रनावत के खिलाफ फिल्म इंडस्ट्री से कुछ लोगों ने एफआईआर लॉन्च कराया बांद्रा स्टेशन में, और बांद्रा एफआईआर लॉन्च करने से पहले इन्वेस्टिगेशन के परमिशन के लिए वो बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास गए और 156(3) में उनका एफआईआर करा के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कराया, जिसके खिलाफ कंगना रनावत शी मूव्स टू द हाई कोर्ट फॉर क्वेश्चनिंग द एंटायर क्रिमिनल प्रोसीडिंग. क्वेश्चन. अब नाउ द क्वेश्चन इज, वंस द एफआईआर इज लॉन्च्ड, दैट देन हाउ इट कैन बी क्वेश्चड. ठीक है, वंस द एफआईआर इज लॉन्च्ड देन हाउ इट कैन बी क्वेश्चड. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सेकेंड ये जाना कि हु कैन क्वैश दी एफआईआर और हु कैन क्वैश दी कंप्लेन. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हु कैन क्वैश, दैट इज इन क्वेश्चनेबल क्वेश्चन वाला पार्ट है. अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारे सीआरपीसी का जो फंक्शनिंग है, जो सीआरपीसी में कोर्ट्स दिए हुए हैं, हमारे कौन कौन से कोर्ट्स है बेसिकली जो सीआरपीसी में एज अ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की तरह से काम करते हैं. देखिए, हाई कोर्ट के पास तो हमेशा जुरिसडिक्शन होता ही है, सुप्रीम कोर्ट के पास सुपीरियर कोर्ट होता है, लेकिन निचले तौर पे हमारे जो कोर्ट्स काम करते हैं वो सबसे ऊपर होता है सेशन कोर्ट, उसके साथ होता है एडिशनल सेशन जज. सेशन जज और एडिशनल सेशन जज कैन पास एनी सेंटेंस विच इज ऑथराइज्ड बाय द लॉ. ठीक है, डेथ सेंटेंस जब भी सेशन कोर्ट पास करता है, दैट हैज टू बी कंफर्म बाय द हाई कोर्ट बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 366. Clear? Death sentence, whenever the session court passes the death sentence, that has to be confirmed by the high court. अब उसके बाद बारी आती है असिस्टेंट सेशन जज की. उसके नीचे होता है, सबसे पहले आपका होता है सेशन जज, सबसे पहले होता है आपका सेशन जज, सेशन कोर्ट प्लस एडिशनल सेशन कोर्ट, एडिशनल सेशन कोर्ट. फिर होता है तुम्हारा असिस्टेंट सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज. सेशन जज, सेशन कोर्ट और सेशन जज और एडिशनल सेशन कोर्ट कैन पास एनी सेंटेंस which is authorized by the law. And what are the sentences that are authorized by the law and where the provision has been given? The provision is given under section 53 of the IPC.
सेक्शन 53 में ऑफ आईपीसी द टाइप ऑफ पनिशमेंट इज गिवन, जैसे डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रीजमेंट, imprisonment for fine and the forfeiture of property. There are 5 types of punishment which is authorized by the law under section 53 of the IPC. Right. So this five types of punishment the session court is authorized to give any sentence. उससे ऊपर आपका है हाई कोर्ट और उसके ऊपर है आपका सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं, कितना भी कंपेंसेशन दे सकते हैं. आपको पता होगा, आपने कॉलेज में पढ़ा होगा. सेशन कोर्ट कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है, एडिशनल सेशन कोर्ट कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है. लेकिन जब कभी भी सेशन कोर्ट या एडिशनल सेशन कोर्ट डेथ सेंटेंस पास करता है तो उस डेथ सेंटेंस को कंफर्मेशन लेना पड़ेगा. कहां से? उस डेथ सेंटेंस को कंफर्मेशन लेना पड़ेगा. किससे? हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेना पड़ेगा. ये कहां प्रोविजन दिया हुआ? बेयर एक्ट खोलेगा अंडर सेक्शन 366. उम्मीद करते हैं सबके पास बेयर एक्ट होगा, मैंने अभी बोल दिया था. 366 देखिएगा क्या है. सेंटेंस ऑफ डेथ टू बी सबमिटेड बाय कोर्ट ऑफ सेशन फॉर कंफर्मेशन. व्हेन द कोर्ट ऑफ सेशन passes a sentence of death, the proceeding shall be submitted to the high court and sentence shall not be executed unless it is confirmed by the high court. Since high court is the superior court, and when session court passes the sentence of death, it has to be confirmed by the high court. Clear? It has to be confirmed by the high court. Clear? So now when session court also have the same power, but whenever the death sentence is passed, it has to be confirmed by the high court. Now assistant session judge. This assistant session judge is also very important. Assistant, ये कितना सेंटेंस दे सकते हैं? क्योंकि ये भी तो सेशन जज की कैटेगरी में है. ये लोग फाइन कितना भी अमाउंट तक दे सकते हैं. सेशन कोर्ट, high court, Supreme Court, High Court and the Session Court can give any amount of fine. Right. अब now coming to the assistant session judge. Assistant session judge आपका 10 years तक का imprisonment दे सकता है plus any amount of fine. Any amount of fine. Any amount of fine. Clear? Any amount of fine and the 10 years of imprisonment. Now next hierarchy is the CGM. CGM is Chief Judicial Magistrate. जो एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, जो एरिया मेट्रोपॉलिटन नहीं है, वहां पे जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बोलते हैं, और जहां पे मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है, जहां पे 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन होती है, उस एरियाज को हम मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर करते हैं. और वहां पे जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनको मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट बोलते हैं या CMM बोलते हैं, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट. ये आपको 7 years तक का इंप्रीजमेंट दे सकते हैं. Any amount of fine. Any amount of fine. Next is Judicial Magistrate First Class. Judicial Magistrate First Class. ये आपको 3 years का imprisonment plus 10,000 rupees का fine. Last is Judicial Magistrate सेकेंड क्लास. ये आपको 1 year तक का इम्प्रीजमेंट प्लस 5,000 रुपीज का फाइन दे सकता है. राइट. दीज आर दी क्लासेस ऑफ द क्रिमिनल कोड. ठीक है. अब बारी आती है कि कौन सा ऑफेंस किस कोर्ट के द्वारा ट्रायबल होगा, क्योंकि ऑफेंस जो है वो आईपीसी में दिया हुआ है या किसी स्पेशल लॉ या लोकल लॉ में दिया हुआ, उसका प्रोसीजर कहां पे दिया हुआ, सीआरपीसी में दिया हुआ है. अब कौन से कोर्ट के द्वारा कौन सा ऑफेंस ट्राई होगा ये कैसे पता चलता है? मान लीजिए मर्डर है. मर्डर का सजा कितना है? डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रीजमेंट और एनी इम्प्रीजमेंट, फाइन भी. अब ये कौन सा कोर्ट है जो मर्डर का ऑफेंस ट्राई करेगा? अब सेग्रीगेशन कहां दिया हुआ है, कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है, कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, किस ऑफेंस का ट्रायल कौन सा कोर्ट करेगा, कौन सा ऑफेंस बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, ये कहां दिया हुआ है, ये भी बड़ी क्यूरियोसिटी होती है जब हम बिगिनर होते हैं. तो सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में दिया हुआ है. यू कैन गो टू द सीआरपीसी शेड्यूल 1. इफ यू हैव द बेयर एक्ट यू कैन सी शेड्यूल 1. There are different columns have been given. See, first column is section, second column is the ingredient of the section, third is an imprisonment, fourth is a cognizable, fifth is a bailable or cognizable or non-cognizable, fifth is bailable, non-bailable, and it is triable by what court is given under the sixth column.
So CRPC का Schedule 1 makes it very clear that which offense is cognizable, which offense is non-cognizable, which is bailable, non-bailable, and by what code that offense is triable. It is also very important. Right. Now it comes that how with if the suppose that FIR is lodged, there are two types of the cases. One is in cognizable case, another is a non-cognizable cases. Which we also call the cognizable offense and non-cognizable offense. If you see the cognizable offense जैसे पता चलता है कि more serious offenses, ठीक है, greater societal interest is involved in that offense, ठीक है, और जब आप कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करते हैं तो आपके पास पुलिस के पास पावर होता है कि आपको बिना वारंट के, बिना कोर्ट के परमिशन के आपको अरेस्ट कर सकता है। जब आप नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करते हैं तो पुलिस के पास ऐसा कोई पावर नहीं होता आपको अरेस्ट करने का बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के। मान लीजिए आपने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया, ध्यान से सुनिएगा, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जब कमिट होता है तो जरूरी होता है, पुलिस हमेशा देखती है, आपको रिपोर्ट फाइल करनी है तो उस रिपोर्ट को हम कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, एनसीआर कहते हैं। वो एनसीआर आप उसी थाने में रिपोर्ट कर सकते हैं जिसके जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस हुआ है, ठीक है। आप गए, आपने एफआईआर लॉन्च करा दिया, पुलिस ने बिना परमिशन के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया। पुलिस स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन विदाउट ऑब्टेनिंग द परमिशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट, ठीक है। अब नाउ आफ्टर डूइंग द इन्वेस्टिगेशन पुलिस विल प्रिपेयर इट्स पुलिस रिपोर्ट एंड पुलिस रिपोर्ट विल बी सबमिटेड टू द मैजिस्ट्रेट। अब पुलिस रिपोर्ट आप मजिस्ट्रेट के सामने सबमिट कर दिया, आपने मजिस्ट्रेट ने उसको मना कर दिया कॉग्निजेंस लेने से, क्यों? क्योंकि उस पुलिस रिपोर्ट से क्लियर पता चलता है कि जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो इलीगल है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के हुआ है। अब दो चॉइसेस है, ध्यान से सुनिएगा, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करती हूँ। कीर्ति सुमन, कीर्ति सुमन, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। कीर्ति, आर यू देयर? हाँ, ठीक है। अब टेक एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपने एनसीआर फाइल करा, पुलिस ने एनसीआर फाइल करा, एक एनसीआर फाइल हुआ किसी केस में, दैट इज अ नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट हुआ। हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं अभी इनिशियल लेवल पे क्योंकि हमको हाईकोर्ट के क्वेश्चनिंग पावर पे जाना है, तो हमें समझना बहुत जरूरी है कि हम क्वेश्चन कैसे करा सकते हैं। आपने एनसीआर फाइल करा, दैट इज कॉल्ड अ नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट में जरूरी ये होता है कि आपके पास मजिस्ट्रेट का परमिशन होना चाहिए, मजिस्ट्रियल ऑर्डर इज मैंडेटरी, राइट? अब now suppose that NCR is filed and then you have obtained the permission for the investigation। जैसे ही पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने की पावर मिल जाती है तो उसके पास कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है, कितना करना है, ये पुलिस का प्रेरोगेटिव होता है, इसमें जुडिशरी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, क्योंकि आर्टिकल 50 जो हमारा संविधान का कहता है कि हर ऑर्गन्स को हमने डिफरेंट तरीके से पावर दे रखा है और एक ऑर्गन के पावर में दूसरा ऑर्गन इंटरफेयर नहीं करेगा, सेपरेशन ऑफ पावर की जो हमने बात करी है। Once the order is given for the investigation to the police officer, then he has the same power of doing the investigation as in the cognizable cases, ठीक है। लेकिन मान लीजिए पुलिस ने बिना परमिशन के एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया, पुलिस ने बिना मजिस्ट्रेट, नॉन कॉग्निजेबल केसेस में बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया। अब ये अक्यूज के ऊपर ये अधिकार था अक्यूज का कि उसको ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए था। सपोज पुलिस अक्यूज ने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, दो चॉइसेस हैं ऑब्जेक्शन रेज करने का अक्यूज के पास। एक तो है इनिशियल स्टेज पे, एक आपका है इनिशियल स्टेज पे और दूसरा है आपका लेटर स्टेज पे, ठीक है। अब इनिशियल स्टेज पे ऑब्जेक्शन कैसे रेज होगा? इनिशियल ऑब्जेक्ट पे
अब जो ऑब्जेक्शन रेज होता है वो आप हाई कोर्ट के पास जाके ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं कि जी ये मेरे खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो बिना किसी पावर के हो रहा है, बिना किसी पुलिस के पास पावर ही नहीं है, और मैं ये चाहता हूं कि एंटायर इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग क्वैश हो जानी चाहिए क्योंकि पुलिस अपने पावर का मिसयूज कर रही है, या मुझे हैरेसमेंट की तैयारी हो रही है, या मेरे खिलाफ कोई ऐसा एविडेंस ही नहीं है जिसमें कि पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करना चाह रही है। तो उस केसेस में जो अक्यूज होगा, जो सो कॉल्ड अक्यूज होगा, वो ऑब्जेक्शन रेज करेगा, एंड वो ऑब्जेक्शन क्या रेज करेगा कि मेरे खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसको क्वैश करा दिया जाए, फॉर क्वैशिंग द इन्वेस्टिगेशन विच इज बीइंग अगेंस्ट मी अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी। लेटर स्टेज पे कोर्ट अगर मान लीजिए पूरा ट्रायल खत्म हो गया, जजमेंट से पहले ऑब्जेक्शन रेज करता है, जजमेंट आने से पहले एक स्टेज होता है जजमेंट का, जजमेंट आने से पहले अक्यूज रेज करता है ऑब्जेक्शन को, तो कोर्ट उस टाइम पता है क्या करेगा, उस टाइम कोर्ट ये देखेगा कि उसको जस्टिस डिलीवर्ड हुई है कि नहीं, जस्टिस हुआ है कि जस्टिस फेल तो नहीं हो गया है। अगर जस्टिस फेल नहीं होता है तो कोर्ट ऐसे ऑर्डर को क्वैश नहीं करती, अगर जस्टिस फेल होता है तब ऐसे ऑर्डर्स को हम क्वैश करते हैं, अदरवाइज कोर्ट नेवर गो एंड क्वैश दी ऑर्डर्स एट द लेटर स्टेज। ठीक है, तो जो क्वेश्चन का पावर है हमारे क्रिमिनल मैनुअल में, हमारे सीआरपीसी में, दैट इज ओनली गिवन टू द हाई कोर्ट, दैट इज बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 482 of the CRPC. 482. Take out the section 482. सेक्शन 482. सेक्शन 482 आपने खोल लिया होगा। सेक्शन 482 कहता है कि नथिंग इन दिस कोड, ध्यान से सुनिएगा, आपने पहले बेयर एक्ट अपने कॉलेज में जरूर पढ़ा होगा और हर वर्ड का आपको पता होगा मतलब। Nothing in this code shall be deemed to limit or affect the inherent power of the High Court to make such order as may be necessary to give effect to any order under this code. कह रहा कि nothing in this code मतलब सीआरपीसी में ऐसा कोई भी जो प्रोविजन दिया हुआ है वो हाई कोर्ट को कभी मना नहीं करेगा कुछ ऐसे ऑर्डर पास करने के लिए जो टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर और टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट और टू सिक्योर द एंड ऑफ द जस्टिस। ये कह रहा है कि सीआरपीसी में जो भी इस कोड में जो भी पावर जिस भी कोर्ट को दिया हुआ वो मुझे मतलब नहीं है, लेकिन जो हाई कोर्ट है उसके पास एक इनहेरेंट पावर है कि वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है टू सिक्योर द एंड ऑफ द जस्टिस, टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर और टू स्टॉप द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। चूंकि आप लोग लॉ स्टूडेंट हैं, किसी लेमैन को नहीं समझाने थोड़ा आसानी होगा, आपने देखा होगा, आपने बेयर एक्ट्स में भी देखे होंगे कि कई बार हमें नॉट विद स्टैंडिंग का कंसेप्ट आता है, नॉट विद स्टैंडिंग, नथिंग, इन शब्दों का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब तक आपको इन शब्दों का मतलब नहीं मालूम चलेगा आपको लेजिस्लेचर का इंटेंट मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि ये लेजिस्लेटिव इंटेंट है। ये लेजिस्लेटिव जो आप क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हैं या कोई भी कोड पढ़ रहे हैं वो लेजिस्लेटिव इंटेंट है। संविधान तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है, लेकिन इसको हमारे पार्लियामेंट ने बनाया है, और पार्लियामेंट बनाने से पहले एक इंटेंट होगा पार्लियामेंट का, वो क्या पर्पस सॉल्व करना चाह रहा होगा। आपको याद होगा या कहीं आपको कॉलेज में किसी ने बताया होगा प्रोफेसर ने कि नॉट विद स्टैंडिंग जब कभी भी इस्तेमाल होता, अगर मान लीजिए इस बेयर एक्ट में लिखा होता है नॉट विद स्टैंडिंग इन दिस कोड, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस कोड, तो इसका मतलब ही बदल जाता। अब यहां पे लिखा हुआ है नथिंग, ना कि नॉट विद स्टैंडिंग। अगर नॉट विद स्टैंडिंग होता तो इसका मतलब होता कि क्या होता है, इसका मतलब कि नॉट विद स्टैंडिंग एक नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज है, इसका मतलब ये ओवरराइड करेगा किसी भी एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ द सीआरपीसी को। मतलब सीआरपीसी में कुछ भी दिया हुआ वो बकवास है, हाईकोर्ट के पास खुद भी पावर है किसी भी ऑर्डर को, कैसे भी ऑर्डर को पास करना, राइट। लेकिन यहां पे लेजिस्लेचर ने नथिंग का इस्तेमाल किया, मतलब ये क्या कह रहा है, ये सेविंग क्लॉज है, जो बाकी कोर्ट्स के पास पावर है वो उनके पावर है वही एक्सरसाइज करेंगे। जहां पे हमें ऐसा लगेगा कि सीआरपीसी में इस कार्य को करने के लिए कोई कोर्ट नहीं है, इस ऑर्डर को पास करने के लिए पता नहीं कहां जाना है, हम कैसे इस रिलीफ को पाएंगे, उसके लिए हमें हाई कोर्ट के पास जाना है। क्योंकि देखिए जब लेजिस्लेचर ने कोई एक्ट बनाया होगा तो कैसे केसेस संभावना है कि फ्यूचर में होंगे, ये हम एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन ये प्रोसीजर का लॉ है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर। आप कितना भी प्रिज्यूम कर लें, कहीं ना कहीं कितने भी लेवल के केसेस को प्रिज्यूम कर लें, कहीं ना कहीं लेकुना रह जाता है, कहीं ना कहीं गैप रह जाता है, और उस गैप को भरने के लिए हमने हाई कोर्ट को एक ऐसा पावर दिया जिसको हम कहते हैं इनहेरेंट पावर। क्योंकि सीआरपीसी बना तो हर कोर्ट को कुछ ना कुछ अधिकार दिया गया, कन्फर्ट किया गया, उनको क्रिएट किया गया
लेकिन सीआरपीसी में क्योंकि हमारे पास तो संविधान था और संविधान कहता है कि जितने भी जुडिशियल कोर्ट्स हैं उनके ऊपर सुपरिंटेंडेंस किसका रहेगा, हाई कोर्ट का रहेगा। तो वो हमने क्रिएट नहीं किया, वो हमने कंफर्म नहीं किया हाई कोर्ट के पास, वो हमारा ऑलरेडी हाई कोर्ट के पास है क्योंकि वो इनहेरेंट पावर उनके पास है। ऐसा क्यों है? देखिए, सीआरपीसी में जो प्रोविजन है वो लेजिस्लेटिव इंटेंट है, लेजिस्लेचर ने बनाया है, और जो ये आपका हाईकोर्ट के पास जो पावर है वो जुडिशियल विजडम है, राइट। इन दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अब आपको समझना पड़ेगा कि नथिंग का क्यों इस्तेमाल हुआ, नॉट विद स्टैंडिंग का इस्तेमाल क्यों हुआ। ये कहता है कि वेन एवर द वर्ड नॉट विद स्टैंडिंग इज यूज, इट मीन्स दैट द कोर्ट हैज गॉट द ओवरराइडिंग पावर टू गिव एनी ऑर्डर इवन इन वायलेशन ऑफ द एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ द सीआरपीसी. But it is not like that. Legislature is using the word nothing and not withstanding, right? They are using the word nothing and not withstanding. Nothing here means that a saving clause. It is a saving clause which saves the express provisions of the CRPC and which says that inherent power of the High Court alag ho gaya from the express provision of the CRPC. अब इसका यह भी मतलब है कि जहां पे किसी प्रोविजन को, किसी केस को डील करने के लिए एक्सप्रेस प्रोविजन सीआरपीसी में दिया हुआ है, एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली दिया हुआ है, किसी कोर्ट के पास पावर है, तो हाई कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, ना ही ऐसे एप्लीकेशंस को एंटरटेन करेगा। लेकिन जहां ऐसे पावर्स नहीं दिए गए हैं वहां पे डेफिनेटली हाई कोर्ट इंटरफेयर करता है, हाई कोर्ट ऐसे ऑर्डर पास करता है। क्योंकि पर्पस क्या है हाई कोर्ट का? हाई कोर्ट को 3 बातों को ध्यान में रखना होगा कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले, कि वो ऑर्डर किसी एक्सप्रेस प्रोविजन में दिए हुए ऑर्डर जो पास किया गया उसको इफेक्ट में लाने के लिए पास करना है, अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट को रोकने के लिए करना है। जैसे एक केस में एक अक्यूज के खिलाफ 2 एफआईआर फाइल हो गया, मल्टीपल एफआईआर फाइल हो गया। अब अगर मल्टीपल एफआईआर पे प्रोसीडिंग चलेंगी तो उसको 2 कोर्ट में अपीयर होना होगा, ये हेरेसमेंट होगा अक्यूज को। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सोशल जस्टिस और इंडिविजुअल जस्टिस के बैलेंस करने का अधिकार है सीआरपीसी। उसके हेरेसमेंट को रोकने के लिए जरूरी है कि वो एक प्रोसीडिंग चले, तो वो हाई कोर्ट जाएगा और बोलेगा कि सर एक एफआईआर मेरा क्वैश करा दीजिए, मेरे खिलाफ कोई एविडेंसेस नहीं है, अननेसेसरी मुझे कोई अपने पर्सनल या कोई प्राइवेट रिवेंज को लेने के लिए मेरे खिलाफ एफआईआर हुआ है, इसमें कोई एविडेंस नहीं है, जो कंप्लेन है वो नॉन कॉग्निजेबल केस को कॉन्स्टिट्यूट करता है, पुलिस के पास पावर नहीं इन्वेस्टिगेट करने का, प्लीज मेरे प्रोसीडिंग को आप क्वैश करिए। ऐसे सिचुएशंस में हाई कोर्ट के पास आप एप्लीकेशन दे सकते हैं अंडर सेक्शन 482 फॉर क्वेश्चनिंग दी प्रोसीडिंग। और ऐसा ही कंगना रनावत के केस में हुआ कि जब उनके खिलाफ सेडिशन का केस फाइल किया गया तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपीयर हुए थे उनके स्टेट की तरफ से, बोला कि मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग दें, वर्कशॉप कंडक्ट कराइए कि किन केसेस में कौन कौन सी धाराएं लगानी है। आप एक जहां पे जो चीजें प्रूव नहीं हुई है कम्युनल ट्वीट्स का, आप 124 लगा रहे हैं, 124 एक इंग्रेडिएंट्स आपको देखने पड़ेंगे आईपीसी, सेडिशन का चार्ज लगा रहे हैं आप, और इसीलिए इंटरिम रिलीफ मिला उनको। दूसरा केस जिसमें उनको उनको फाइनल फुल एंड फाइनल रिलीफ मिला जब उनका बंगलो डिमोलिश कर दिया गया था। तो अब डिमोलिशन तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने किया था, अब उनको वो क्वैशिंग कराना था उस ऑर्डर को, तो क्वैश कराने का परमिशन जिस कोर्ट ने ऑर्डर किया है उनके पास नहीं होता, क्योंकि ये इन कोर्ट्स के पास उन ऑर्डर्स को इफेक्टिव कराने का, ऑर्डर पास कराने का राइट होता है, लेकिन एक नया ऑर्डर, एक डिफरेंट नेचर का ऑर्डर या ऑपोजिट ऑर्डर पास करने का जो नीचे वाले कोर्ट्स होते हैं उनके पास नहीं होता। उसके लिए हमें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। एंड देन शी वेंट टू दी हाई कोर्ट कि आप इस प्रोसीडिंग को जो इन्होंने डिमोलिशन कराया उसको इलीगल कहिए, ये भी कहिए कि ये मैलाफाइड था और मुझे कंपेंसेशन दीजिए। तो कोर्ट ने उनके ऑर्डर को इलीगल बताया, बोला मैलाफाइड था, और दूसरा कंपेंसेशन भी देने को बात कही, बोला कि एक सर्वेयर हम अपॉइंट करेंगे और देखेंगे कि कितना नुकसान हुआ है उनके घर में, उसके हिसाब से हम कंपेंसेशन देंगे। तो अब आपका जो मेरा जस्ट था इस 482 को समझाने का यह था कि एक ऐसा कोर्ट है हमारे देश में जिसके पास इनहेरेंट पावर होता है। ये इनहेरेंट पावर कैसा होता है? ये इनहेरेंट पावर कोर्ट तब एक्सरसाइज करता है जबकि सीआरपीसी में कोई एक्सप्रेस या इम्प्लाइड प्रोविजन नहीं दिया हो, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं मैम की कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है सीआरपीसी में दिए हुए कोर्ट्स के पावर और हाई कोर्ट के पावर का। मैं कहती हूँ बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि सीआरपीसी एक लेजिस्लेटिव इंटेंट है, लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया हुआ लॉ है, और हाई कोर्ट के द्वारा जो पावर एक्सरसाइज हो रहा है वो एक जुडिशियल विजडम है। अब कई बार सवाल आता है कि ये इनहेरेंट पावर सिर्फ हाई कोर्ट को क्यों है? तो देखो, अब इसका जो बिल्कुल सिंपल सा है कि अब
आपको ये समझना पड़ेगा कि हाई कोर्ट के पास ही क्यों है। हाई कोर्ट के पास इसलिए है कि देखो, ये जो क्रिमिनल लॉ में जो पावर्स होते हैं, ये लार्जर सोसाइटल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। एक जिंदगी में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का सवाल होता है। जब पर्सनल लिबर्टी का सवाल होता है तो ये जरूरी है कि एक प्रूडेंट होगा, ऐसा प्रूडेंट होगा कि किसी सुपीरियर कोर्ट के द्वारा मेरी पर्सनल लिबर्टी डिसाइड की जाए, मेरे अधिकार डिसाइड किए जाए। तो इसलिए डिसाइड हुआ कि जो सुपीरियर कोर्ट है वो हाई कोर्ट है, क्योंकि सेक्शन 483 आप देखेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 483, ड्यूटी ऑफ द हाई कोर्ट टू एक्सरसाइज कंटिन्यूअस सुपरिंटेंडेंस ओवर द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो ये प्रूडेंट है कि जब सबऑर्डिनेशन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के ऊपर हाई कोर्ट का है तो इनहेरेंट पावर भी हाई कोर्ट के पास जाना चाहिए। देखिए, जैसे आपको पता होगा, सीपीसी में हर कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होता है। सीपीसी में हर कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होता है, क्योंकि वो सिविल ऑर्डर होता है। उसमें किसी की राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी इन्वॉल्व नहीं होता। यहाँ पे जिंदगी इन्वॉल्व होती है, राइट टू लाइफ इन्वॉल्व होता है, डायरेक्ट इफेक्ट होता है उसका जिंदगी में, डायरेक्ट इफेक्ट होता है इंसान की पर्सनल लिबर्टी में। तो जब इस तरह की चीजें होती है, इसमें सोसाइटल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, तो इट इज थॉट, इट इज प्रूडेंट दैट द पावर शुड बी एक्सरसाइज बाय मोर एक्सपीरियंस जुडिशियल माइंड. And so the inherent power is being exercised by the High Court to give any effective order, to end of justice or stop the abuse of the process of the court. At the same time, it is also very very important कि हाई कोर्ट कैसे, क्या बार बार आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं? हर इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स के खिलाफ भी जा सकते हैं। देखिए, एज अ मैटर ऑफ रूटीन आप छोटे छोटे ऑर्डर्स में जो एक केस में होते हैं उसके खिलाफ नहीं बार बार 482 में जा सकते, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि रिविजनर जो रिवीजन हाई कोर्ट करता है वो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स के खिलाफ नहीं होता है। लेकिन आप 482 जो इनहेरेंट पावर है वो आप इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स के खिलाफ भी उसको भी आप क्वेश्चन करा सकते हैं, क्योंकि ये पावर ही इनहेरेंट दिया गया है आपको। कोर्ट हमेशा एग्जामिन करेगा, जब भी कोई मुकदमा एप्लीकेशन कोर्ट के पास जाएगा, कोर्ट सबसे पहले ये देखेगा कि कहीं ये जो रिलीफ मांग रहे हैं, क्या ये रिलीफ कहीं भी किसी कोर्ट के द्वारा, किसी प्रोविजन के द्वारा सीआरपीसी में डील होता है, एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली। जब कोर्ट अपने आप को सेटिस्फाई कर लेगा कि नहीं, ये कहीं भी डील नहीं हो रहा है, देन द कोर्ट विल एक्सरसाइज द इनहेरेंट पावर एंड देन द कोर्ट विल एग्जामिन कि इसमें कैसा कैसा रिलीफ देना है, क्या अब्यूज हो रहा है किसी प्रोसेस का। एंड ऑफ जस्टिस अपने आप में बहुत बड़ा है, सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस अपने आप में बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए कोर्ट को देखना पड़ेगा सोसाइटल इंटरेस्ट, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, बहुत सारी चीजें जो एंड ऑफ जस्टिस में कवर होती है। जब कोर्ट को ऐसा लग जाएगा तभी कोर्ट रिलीफ देता है। कोर्ट हमेशा ये स्पैरिंगली एक्सरसाइज करता है अपना पावर। तीसरी बात कि कोर्ट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में अपना इनहेरेंट पावर एक्सरसाइज करता है, ऐसा नहीं एज अ मैटर ऑफ रूटीन नहीं कर सकता। कोर्ट के पास एक मुकदमा गया था, बहुत फेमस केस है, सकीरी बासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। सकीरी बासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में किसी केस में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर मैजिस्ट्रेट ने कर दिया था 156(3) में। इन्वेस्टिगेशन 156 क्लॉज 3 में कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, लेकिन उस केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा था। तो जो पेटिशनर था वो उसी कोर्ट के पास गया और उस कोर्ट के पास गया, बोला जी इस मेरे केस में ना हाई कोर्ट के पास जाने के बजाय वो उसी कोर्ट के पास गया और बोला कि जी मेरे केस में इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रहा है, आप प्लीज ऑर्डर करिए कि इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन इस केस में हो। तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। जब कोर्ट ने ऑर्डर किया तो दूसरा एक जजमेंट आ गया कि भाई कोर्ट हैज ऑर्डर दैट इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी डन इन दिस केस। अब उस केस को, उस जजमेंट को लेके नेक्स्ट केस हुआ और उस केस में यह था कि इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप कराने का ऑर्डर था। अक्यूज क्या किया, सॉरी पेटिशनर, वो एफआईआर जिसने कंप्लेनेंट क्या किया, फिर उसी कोर्ट के पास गया कि जी आप जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दीजिए या रिवर्स कर दीजिए इन्वेस्टिगेशन को। तो बोला कि मेरे पास तो पावर नहीं है। उसने बोला जी सकीरी बासु के केस में आपने, कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन को इफेक्टिव करने का ऑर्डर दिया था, तो आपके पास क्यों नहीं पावर है, आप भी कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए आपको समझना पड़ेगा कि इनहेरेंट पावर क्या होता है, और हर कोर्ट, हर क्रिमिनल कोर्ट के पास एंसिलरी पावर होता है, हर क्रिमिनल कोर्ट के पास इंसिडेंटल पावर होता है। लेकिन इंसिडेंटल पावर और एंसिलरी पावर और इनहेरेंट पावर में फर्क है। इन एंसिलरी पावर जो होता है वो ये होता है कि किसी आपने कोई ऑर्डर किया, उस ऑर्डर को और इफेक्टिव करने के लिए आप एंसिलरी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक ऑर्डर जो आपने किया उसको टोटल रिवर्स करने का अधिकार जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स को नहीं है। उसके लिए आपको सेक्शन 482 की जरूरत पड़ेगी। आपको एफआईआर जो क्वैश कराना है उसके लिए आपको सुप्रीम हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। हमारे पास कोई रिलीफ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इनहेरेंट पावर कैन ओनली बी एक्सरसाइज बाय द हाई कोर्ट।
Unlike the CPC, the inherent power can be exercised by any civil court. CPC में inherent power सभी exercise करते हैं, लेकिन CRPC में inherent power can only be exercised by the court which are given in the criminal schedule, right? Next अभी बहुत famous case आया था, आपने देखा होगा, आपको शायद पता होगा आप लोगों को, स्कोडा का वॉक्सवैगन, एक स्कोडा अपनी गाड़ी बनाती है वॉक्सवैगन के नाम से, उसका जो इंडिया का यूनिट है वो पुणे में है। उसका एक एनजीटी के साथ एक केस चल रहा था यूनियन ऑफ इंडिया के साथ। उसमें यह था कि उन्होंने कुछ अपने व्हीकल में एक चीट मशीन लगा रखी थी जिसके कारण कुछ पोल्यूशन का इशू था। तो वो केस जो है एनजीटी के पास गया था। एनजीटी ने उनके ऊपर एक लंबा चौड़ा कंपेंसेशन और फाइन इम्पोज किया था, जिसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उस फाइन को इम्पोज जो किया था उस पर स्टे लगा दिया था। ये मैटर सिविल अपील में पेंडिंग था, रेस्ट सब जुडाइज था। उसी मीनवाइल कोई व्हीकल ओनर था, उसने इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक एफआईआर लॉन्च किया नोएडा में। एफआईआर जो नोएडा में लॉन्च हुआ, उन्होंने बोला कि ये एफआईआर लॉन्च हुआ और नोएडा में एफआईआर लॉन्च हुआ था स्कोडा के खिलाफ। तो जो स्कोडा के जो इंडियन यूनिट के अपने हेड वगैरह होंगे वो उस एफआईआर को क्वैश करने के लिए हाईकोर्ट ऑफ इलाहाबाद पहुंचे। हाईकोर्ट ऑफ इलाहाबाद में पहुंचे और बोले जी इसको क्वैश कर देना चाहिए क्योंकि हमारी ऑलरेडी सिविल अपील पेंडिंग चल रही है और मैटर रेस्ट सब जुडाइज है। आप सिर्फ हेरेसमेंट के तौर पे हमारे लिए खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुआ है, किसी पर्सनल कैपेसिटी में एफआईआर लॉन्च हुआ है। इस इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या किया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 482 में जो एप्लीकेशन था उसको खारिज कर दिया, वो क्वैशिंग नहीं करी। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ एक एसएलपी फाइल हुआ जिसको हम स्पेशल लीव पिटीशन कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 136। उसके सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ स्पेशल लीव पिटीशन और बोला कि जो एफआईआर है वो क्वैश करा देना चाहिए क्योंकि हमारी ऑलरेडी सिविल अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, बहुत बेहतरीन तरीके से बोला। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए, अगर हम लोग जो तीन ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों अपने स्पेयर में इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपने काम को करने के लिए इंडिपेंडेंट हैं और हम अपने एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते अनलेस एंड अनटिल कि कुछ ऐसा हो कि ऑफेंस ना हो, ऑफेंस मेड आउट नहीं हुआ हो, या एफआईआर लॉन्च हुआ उसमें कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस ना हो, या इन्वेस्टिगेशन मैलाफाइड हो। ऐसे केसेस में तो हम इंटरफेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर पुलिस को लग रहा है, आपका ऑलरेडी प्राइमा फेसाइली आपका केस प्रूव हो चुका है कि आपके बिहाफ पे कोई चीट व्हीकल में चीट मशीनरी आपने लगा रखी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सिविल अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी, एनजीटी ने जो आपके ऊपर फाइन इंपोज करा था, कि आप जब आपकी प्रोसीडिंग प्रूव हो रही है कि आपके खिलाफ कॉग्निजेबल ऑफेंस आपने कमिट किया है, आपके खिलाफ एविडेंसेस हैं, आप कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं है, ये सारी चीजें प्रूव होती हैं, तो जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करती पुलिस के अपने काम में। पुलिस ने एफआईआर लॉन्च किया, पुलिस को लगता है कि एविडेंसेस है, पुलिस ने काम किया इन्वेस्टिगेशन में के दौरान आपके खिलाफ मेड आउट हुआ है प्राइमा फेसाइली, तो आपके खिलाफ प्रोसीडिंग क्वैश नहीं हो सकती और स्पेशल लीव पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। तो कोर्ट ने कहा कि दिस पावर हैज टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द हाई कोर्ट स्पेरिंगली एंड ओनली इन द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एंड नॉट एज अ मैटर ऑफ रूटीन। राइट, तो जो इनहेरेंट है, इनहेरेंट मतलब हमारे पास ऑलरेडी है, इट इज नॉट बीन क्रिएटेड और कन्फर्ड ओनली बिकॉज आई एम अ सुपीरियर कोर्ट, I have a greater judicial wisdom, more experienced judges. I think that this power should be given to this High Court because in the criminal cases, the larger interest, individual liberty is involved. My life is at stake, and when life is at stake, it has to be decided by somebody who is having a greater knowledge, greater experience, and not somebody who is having a less experience. That was the reason. So inherent power can be exercised by the court. Nothing here means that whenever nothing in the section 482 means that whenever the express provision is given in the CRPC to deal in any cases, the High Court will not interfere. There is no contradiction between the inherent power of the High Court and the express provisions of the CRPC because the High Court is the judicial wing and the CRPC is the legislative wing, and both wanted to provide a better system for the justice delivery system. Both wanted that, both the provision wanted कि justice को हम deliver कर सके, तो इसलिए कोई conferred नहीं है, कोई contradiction नहीं है, right? आपको ये भी देखना पड़ेगा
कि आप एंसिलरी पावर हर मजिस्ट्रेट के पास होता है अपने ऑर्डर को इफेक्टिव करने के लिए, लेकिन जिस मजिस्ट्रेट से आपने रिलीफ मांगा है आप एक रिवर्स नहीं कर सकते ऑर्डर, यू कैन नॉट रिवर्स द ऑर्डर। और आपको रिवर्सल करते हैं तो वो रिवर्सल सिर्फ आपको कराना, अगर क्वेश्चन कराना है किसी प्रोसीडिंग को तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा हाई कोर्ट के सेक्शन 482 को इन्वोक करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट भी हमारा डेमो है, मतलब हम हर 3 से 4 डेमो देते हैं आपको। नेक्स्ट डेमो का शेड्यूल हम आपको बता देंगे, वो हम आपको सिविल लॉ का देंगे। बेसिकली क्रिमिनल लॉ एंड द फैमिली लॉ इज बीन टेकन बाय मी, and the civil law and the other laws are taken by my colleagues. I hope you understood the class. There are lot many things which we cannot discuss in 1 hour. It is just an introduction and the way we go for a couple of things that I have tried to discuss with you. बेसिक पर्पज इन सबका सिर्फ इतना ही होता है कि आपको एक बता पाए कि हमारा टेम्पो क्या होता है पढ़ने में, क्योंकि 1 घंटे में आप जज भी नहीं कर सकते कि हम कैसा पढ़ाएंगे, बट हम पूरे साल आपको इसी तरह से पढ़ाते हुए दिखेंगे और सारी मॉडर्न फैसिलिटी के साथ आपको सारे वो रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे। जैसे आज आपकी जो क्लास हुई, आप इसका रिकॉर्डेड वर्जन नेक्स्ट डे ऐप पे देख सकते हैं। आपके पास फैसिलिटी होती है कि आप हमसे पीडीएफ में नोट्स ले सकते हैं, हम हर टॉपिक के बाद आपका टेस्ट लेते हैं, स्टेट वाइज आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, आप ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं हमारे अपने पोर्टल पे। आप ऑल इंडिया रैंकिंग चेक कर सकते हैं अपना, आप अपना मैगजीन लेते हैं, हमारे ब्लॉग्स आप हर महीने का लेते हैं। आपके पास सारी जो एज अ स्टूडेंट आपको जितनी फैसिलिटीज की जरूरत होती है वो सारी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इन सब का मेजर पर्पज यही होता है कि आपका सिलेक्शन हो, सिलेक्शन के चांसेस बढ़े। और हम, क्योंकि हम लोग क्यों बेहतर होंगे बाकी लोगों से, क्योंकि अभी भी हम लोग हम में से हमारे टीम के लोग एग्जाम देते हैं। जैसे बिहार का एग्जाम है आज, हमारे बहुत सारे रिसर्चर, हमारे पास लगभग 14 से 15 रिसर्चर्स हैं, सारे बहुत सारे रिसर्चर हमारे पेपर देने के लिए गए। अभी पेपर अभी आएगा 1 घंटे में, हम उसको सॉल्व करेंगे, रिसर्चर भी सॉल्व करते हैं, तो वो रिसर्च में क्वेश्चन बेटर बना पाते हैं। ऐसा नहीं कि वही जो क्वेश्चन दिया हुआ है वही पुराने तरीके से क्वेश्चन उठाया और वही। मैं आपको कोई आसान टॉपिक भी पढ़ा सकती थी, मैं आपको कोई ऐसा टॉपिक पढ़ा सकती थी जो कि आपके लिए बहुत केक वर्क होता, लेकिन मैंने चूज किया आपको सबसे डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ाने का। अगर मैंने आपको वो डिफिकल्ट टॉपिक समझा दिया तो मुझे लगता है कि मैं आसान टॉपिक तो आपको समझा ही दूंगी। तो मेरा सबसे सीआरपीसी का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है इनहेरेंट पावर, और ये लेक्चर में 6 से 7 दिन में खत्म करती हूँ। इनहेरेंट पावर का बहुत कुछ है इसमें पढ़ाने के लिए। तो हम आपको तुरंत, जैसे हमारे रिसर्चर पेपर दे के आएंगे वो हमें देंगे, हम उनको तुरंत आंसर की निकालेंगे। रिसर्चर जब क्वेश्चन बनाएंगे तो वो बेटर तरीके से और बनाएंगे। मेंस का भी ऐसे ही है, तो हम उन्हीं बच्चों को रिसर्च के लिए भी रखते हैं जो एटलीस्ट मेंस क्वालिफाइड हो या मेंस एक बार अपीयर हुआ हो। तो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि देखिए आज का टाइम बदल रहा है, पुराने जो टीचर्स हैं उनके पास लॉ की नॉलेज बहुत है, लेकिन उनको एग्जाम का टेम्परामेंट नहीं पता कि यूपी में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, बिहार में कैसी प्रिपरेशन करनी है, छत्तीसगढ़ में कैसी पढ़नी है, दिल्ली के लिए क्या पढ़ना है, हिमाचल के लिए क्या पढ़ना है, राजस्थान कैसे निकलेगा, हरियाणा कैसे निकलेगा। हर हर एग्जाम का अपना अप्रोच अलग है, हर स्टेट का अपना अप्रोच अलग है, लेकिन पढ़ना एक ही चीज है, राइट। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस क्लास के बाद आप हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे रिगार्डिंग द बैचेस एंड एक्सेट्रा, सो विल लेट यू नो। होप ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।